So you can see on your screen the latest CBSE circular which is of 1st of May। 1 मई को ये सर्कुलर आया है और ये है क्लास 10th के बोर्ड एग्ज़ाम रिज़ल्ट्स को लेकर कि कैसे आपका क्लास 10th बोर्ड एग्ज़ाम का रिज़ल्ट बनेगा इस बार। जो 2020-21 के बैच के स्टूडेंट्स हैं उन लोग का अभी तक बोर्ड एग्ज़ाम नहीं हुए हैं, कैंसिल हो गए हैं इस बारी। तो आपका जो रिज़ल्ट है वो किसके बेस पर होगा? इंटरनल असेसमेंट के बेस पर होगा। जो स्कूल्स में आपके यूनिट टेस्ट हुए, मिड टर्म पेपर हुए, आपके प्रोजेक्ट फाइल्स हैं, क्विज़, MCQ क्वेश्चन टेस्ट, जो भी किसी भी तरह के जो आपके टेस्ट हुए थे स्कूल में, उन सब टेस्ट के बेस पर आपका रिज़ल्ट बनेगा इस बार। ठीक है, तो CBSE ने बहुत ही एक इलेबोरेट सा एक्सप्लेनेशन दिया है स्कूल्स को कि कैसे उनको ये रिज़ल्ट बनाना है, क्योंकि स्कूल्स इस बार अपने लेवल पर बोर्ड एग्ज़ामिनेशन का रिज़ल्ट रेडी करके CBSE की साइट पर अपलोड करेंगे और CBSE से अप्रूवल के बाद आपका रिज़ल्ट आएगा। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं कि कैसे ये पूरा रिज़ल्ट बनाना है। सो आई विल टेक यू टू ईच एंड एवरी पॉइंट वन बाय वन। आपको मैं साथ साथ समझाती जाऊँगी एंड जो टीचर्स हैं उनको भी थोड़ा सा समझाती जाऊँगी कि ये कैसे इस बारी हमने रिज़ल्ट बनाना है बच्चों का। तो सबसे पहले जो इन्होंने पॉइंट दिया है वो ये कि जो पहले सर्कुलर आपका आया था उसमें उन्होंने ये बोल दिया था कि आपके क्लास 10 का जो बोर्ड एग्ज़ाम का रिज़ल्ट होगा वो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया पे बेस्ड होगा, जो कि बोर्ड डेवलप करेगा। एंड उसके बाद उन्होंने ये भी बोला था कि कोई भी कैंडिडेट जो अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं है वो फिर फ्यूचर में जब भी एग्ज़ाम करने की सिचुएशन होगी कंट्री में तो एग्ज़ाम दे सकते हैं वो। ठीक है, तो एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं। तो ये जो आपका पहले सर्कुलर आया था जब आपको बता दिया गया था कि आपके एग्ज़ाम कैंसिल हो गए। ठीक है, अब आगे उन्होंने क्या बोला है कि अब उनके लिए है ये बहुत ही एक क्रिटिकल सिचुएशन है। उनको ये जो रिज़ल्ट बनाना है बहुत ही प्रोफेशनल एंड जुडिशियस अप्रोच के साथ इस रिज़ल्ट को बनाना है, सो दैट द स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स दे फील कॉन्फिडेंट कि जो आपके जो रिज़ल्ट है वो पूरी एक्यूरेसी और फेयरनेस से बनाए हों। एंड इट इज़ अ वेरी वेरी चैलेंजिंग टास्क फॉर द स्कूल्स राइट नाउ कि उनको ये रिज़ल्ट बनाना है अब। ठीक है, बोर्ड ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कूल्स को दी है। ठीक है, तो अब क्या है नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट देखते हैं हम। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पॉलिसी कि बिल्कुल ही अनबायस्ड एंड ट्रांसपेरेंट एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए जो रियलिस्टिक होगा, जो बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट्स होगा। ठीक है, और उसके साथ साथ हमें ये ध्यान देना है कि रिलायबल हो, वो फेयर हो एकदम जो भी बने, और फ्लेक्सिबिलिटी और वैलिडिटी, दीज आर द थिंग्स विच शुड बी फॉलो ड्यूरिंग द इवैल्यूएशन प्रोसेस। तो इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है हमें रिज़ल्ट बनाते हुए। तो दिस इज़ फॉर द टीचर्स एंड दिस इज़ फॉर द स्कूल। ठीक है, कैसे करना उन्होंने, और इसको बनाने के लिए टीचर्स को और स्कूल्स को, जो भी ये अभी देख रहे हो आप वीडियो या सर्कुलर रीड कर रहे हैं, आपको इस सर्कुलर को बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है। आगे देखते हैं। सो नाउ व्हाट इज़ द प्रोसीजर फॉर असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, कि क्या प्रोसीजर बोर्ड जो रिज़ल्ट है वो बनेगा आपका किस प्रोसीजर से बनेगा, वो पूरा प्रोसीजर यहाँ पे समझाया गया है। आपके 100 मार्क्स का ही में से ही आपका रिज़ल्ट बनेगा, जैसे कि पहले भी होता आया है। ठीक है, जिसमें से 20 मार्क्स आपके इंटरनल असेसमेंट के होते हैं एंड 80 मार्क्स जो आपके जो साल के एंड में बोर्ड एग्ज़ाम होते हैं। अब आपके बोर्ड एग्ज़ाम तो हो नहीं रहे, तो ये 80 मार्क्स तक हम कैसे पहुँचेंगे, ठीक है, वो समझना है आपको। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 20 इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स तो आपको पहले ही पता हैं, पहले ही सर्कुलर्स में इतनी बारी आ चुके हैं। इंटरनल असेसमेंट में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, क्या क्या होती है वो नेक्स्ट वाले इस पॉइंट में भी आपको बताया गया है, जिसमें आपके जो इंटरनल जो टेस्ट होते हैं, यूनिट टेस्ट होते हैं, उन सब के मार्क्स होते हैं। फाइल्स जो आप बनाते हैं, नोटबुक वर्क होता है आपका, वर्कशीट्स आई थी इस बारी, तो वर्कशीट्स के बेस पर आपके नंबर लगेंगे जो आपने कैसे काम किया है। प्रोजेक्ट्स होते हैं आपके बड़े सारे सब्जेक्ट्स में। ठीक है, सो ऑल दोज थिंग्स आर कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ योर इंटरनल असेसमेंट। ठीक है, तो वो आपके 20 मार्क्स के वो तो लग जाएंगे आपके। ठीक है, और उसके नंबर आपके कई स्कूल्स आपके CBSE की साइट पे अपलोड कर भी चुके हैं, और उसकी लास्ट डेट वैसे CBSE ने 11 जून 2021 दी है कि 11 जून 2021 तक स्कूल्स अपने इंटरनल असेसमेंट के जो 20 मार्क्स के 20 में से मार्क्स है बच्चों के, वो CBSE पे अपलोड कर सकते हैं 11 जून तक।
ठीक है। तो अगर अभी तक आपने नहीं करा है तो आप टीचर्स के लिए ये दे कैन डू इट नाउ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट 80 मार्क्स की असेसमेंट है जो जिसका आपका बोर्ड का एग्ज़ाम होना था जो नहीं हुआ, वो अब स्कूल्स करेंगे असेसमेंट। नाउ वो कैसे करेंगे? बेस्ड ऑन द मार्क्स स्कोर्ड बाय द कैंडिडेट इन द डिफरेंट टेस्ट एग्जाम्स कंडक्टेड बाय द स्कूल ड्यूरिंग द ईयर, and the marks should be in consonance with the past performance of the school in class 10th board examination. Now this is a very important point to understand. क्या मतलब है इसका? सबसे पहली बात कि जो भी एग्ज़ाम और टेस्ट बच्चों ने पूरे साल में ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी दिए हैं स्कूल में, ठीक है, उन सब के मार्क्स जो हैं, उन सब के मार्क्स को हमने यूज़ करना है। 80 मार्क्स का जो हमने बच्चों के स्कोर लगाना है, ठीक है। तो वो भी आगे आपको पूरा दिया हुआ है, कैसे एग्जाम्पल दिए हुए हैं मैं बता दूंगी आपको। देन अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको समझने की ज़रूरत है वो है ये कि जो मार्क्स लगेंगे बच्चों के, दिस इज़ फॉर द स्कूल्स, स्कूल के लिए ये बात, वो स्कूल की जो पास्ट परफॉर्मेंस रही है क्लास 10th के बोर्ड एग्जामिनेशन की, उस हिसाब से ही होने चाहिए। ऐसा है कि अगर आपके लास्ट ईयर 10th बोर्ड एग्जामिनेशन में 100% रिज़ल्ट गया था, आपके बच्चों के जैसे मैथ्स और साइंस में 80-90% बच्चों के 80 अबव आए थे, तो उस ही हिसाब से इस बारी भी आपको मार्क्स देने होंगे बच्चों को। यू हैव टू अराइव एट दैट स्कोर समहाउ, इट कैन नॉट गो बियॉन्ड दैट टू मच, और उससे बहुत कम भी नहीं होना चाहिए जो आपका पिछले सालों का सीबीएसई का रिजल्ट रहा है क्लास 10th का। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर द स्कूल्स, ओके। ये आगे भी बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, आई विल बी रीडिंग इट फॉर यू, सो जस्ट स्टे विद मी। इट इज़ अ वेरी लेंदी सर्कुलर, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन अंडरस्टैंडिंग इट, ओके। आगे देखते हैं। इस रिज़ल्ट को बनाने के लिए सीबीएसई ने स्कूल्स को बोला है एक रिज़ल्ट कमेटी बनाने की। यू हैव टू कॉन्स्टिट्यूट अ रिज़ल्ट कमेटी, ठीक है। इसका मतलब क्या है, मैं रीड कर रही हूँ। ईच स्कूल शैल फॉर्म अ रिज़ल्ट कमेटी कंसिस्टिंग ऑफ द प्रिंसिपल, 7 टीचर्स फॉर फाइनलाइजिंग द रिज़ल्ट। तो एक आपके जो हेड ऑफ़ द स्कूल हैं प्लस 7 टीचर्स। जो टीचर्स होंगे वो कौन से सब्जेक्ट से होंगे? 5 टीचर्स तो ऐसे होंगे जो मैथ्स के होंगे, उनमें से मतलब उनमें से एक मैथ्स का, सोशल साइंस एंड 2 टीचर्स होंगे आपके लैंग्वेजेस के, ठीक है। एंड 2 टीचर्स जो होंगे उनमें से वो नेबरिंग स्कूल्स के होंगे, एंड दे शुड बी कोऑप्टेड बाय द स्कूल एज द एक्सटर्नल मेंबर्स ऑफ द कमिटी। तो कमिटी में आपके प्रिंसिपल प्लस 7 टीचर्स होंगे, जिसमें से इन सब्जेक्ट्स के टीचर्स लेने हैं और साथ ही 2 एक्सटर्नल टीचर्स लेने हैं जो दूसरे स्कूल से होंगे, आपके आसपास के स्कूल के होने चाहिए। सो दिस पॉइंट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द टीचर्स एंड द स्कूल्स जिनको रिज़ल्ट बनाना है। बट बच्चे भी, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप समझ लो कि आपका रिज़ल्ट किस तरीके से बन रहा है, कि आपका रिज़ल्ट पूरी तरह फेयर हो, है ना, जस्ट हो, और उसमें कोई भी किसी प्रकार की गलती ना हो और इम्पार्शियल ना हो, उसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद जो रूल्स फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कमिटी एंड द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आर गिवन एट एनेक्स्चर 1, वो बाद में हम देखेंगे, ठीक है। इसके लिए अब ये भी है कि जो एक्सटर्नल टीचर्स हैं जो कमिटी के, ठीक है, दे विल बी पेड 2500 पर पर्सन बाय द बोर्ड, ठीक है। एंड ऑल द इंटरनल कमिटी मेंबर्स दे विल बी पेड अ फिक्स्ड honorarium of rupees 1500 by the board. So it's kind of an honor for you that you are making the result, okay, and in your honor they are paying you this amount, this sum, because you are helping the board to make the result this year. तो कमिटी मेंबर्स जो एक्सटर्नल मेंबर्स हैं उनको 2500 रुपये मिलेंगे, और जो इंटरनल कमेटी के मेंबर है उसी स्कूल के जो 7 टीचर्स होंगे उनको 1500 रुपये मिलेंगे रिजल्ट बनाने के लिए। सीबीएसई विल मेक अवेलेबल एन ऑनलाइन मॉड्यूल फॉर एंटरिंग क्लेम्स ऑफ ऑनरेरियम विच विल बी रेमिटेड डायरेक्टली इनटू द अकाउंट्स ऑफ कमिटी मेंबर्स। तो ये स्कूल की तरफ से फिर सीबीएसई साइट पे आप जब अपने मेंबर्स के नाम डाल देंगे, बता देंगे कि कौन है और उनकी डिटेल्स डाल देंगे, तो सीबीएसई के थ्रू आपको आपके अकाउंट में वो अमाउंट रेमिट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं।
Now, recording of evidence and assessment. So this is something which is not very new, but this time we have to be very careful कि आपने जो रिज़ल्ट बच्चों का बनाया है या किस स्कोर पे आप पहुंचते हैं उसका आपके पास डॉक्यूमेंटेशन पूरी कंप्लीट होनी चाहिए, एविडेंस होना चाहिए असेसमेंट का आपके पास. फॉर एग्जांपल, इफ़ द स्टूडेंट्स हैव सबमिटेड यू प्रोजेक्ट्स, आपने प्रोजेक्ट्स के नंबर दिए हैं तो प्रोजेक्ट्स हम अपने पास 3 मंथ्स तक रखते हैं. ये तो रूल चला आ रहा है बोर्ड का बहुत टाइम से. राइट नाउ, द एविडेंस टुवर्ड्स द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट इन इंटरनल टेस्ट एग्जाम्स कंडक्टेड बाय स्कूल शुड बी डॉक्यूमेंटेड स्टूडेंट वाइज एंड मेंटेन्ड इन अ सिक्योर मैनर. ठीक है. दीज डॉक्यूमेंट्स में बी कॉल्ड अपॉन फॉर सब्सिक्वेंट वेरिफिकेशन एज पर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द बोर्ड. तो वेरिफिकेशन के लिए वो डॉक्यूमेंट्स, वो सारे एविडेंस मंगवाए जा सकते हैं. तो स्कूल्स को, सब्जेक्ट टीचर्स को, क्लास टीचर्स को, जो भी हैं जिन्होंने भी रिकॉर्ड मेंटेन कर रखा है, वो अपने पास संभाल के रखना है और अच्छे से उसको डॉक्यूमेंट करना है. कभी भी बोर्ड वेरिफिकेशन के लिए उसको मंगवा सकते हैं. As per the information collected from the schools through regional office of CBSE, schools have conducted different types and number of tests. Broadly, the following exam tests are common and will be used for school-based assessment, and the weightage in terms of maximum marks for schools who have conducted the above test exams are given below. Now see, किस हिसाब से हमने 80 मार्क्स पर आना है वो यहाँ पे दिया हुआ है. वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन नोट इट डाउन, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट एंड यू कैन लिसन टू दिस वेरी केयरफुली. नंबर 1, पीरियोडिक टेस्ट और यूनिट टेस्ट जितने भी आपने लिए हैं उनको आपको 10 मार्क्स में से लगाना है. तो आपने अगर 2 या 3 लिए हैं उन सब के एवरेज लगा लो या बेस्ट ऑफ 2 ले लो. ऐसे करके आपने 10 मार्क्स तक अराइव करना है, पीरियोडिक टेस्ट और यूनिट टेस्ट के मार्क्स. ठीक है. उसके बाद आपने हाफ ईयरली मिड टर्म एग्जामिनेशन जो बच्चों के लिए होंगे, चाहे ऑनलाइन मोड में लिए हैं या ऑफलाइन में लिए हैं, हर स्कूल का अलग अलग होगा, तो उसके भी आपने 30 में से मार्क्स लगाने हैं हाफ ईयरली के, मिड टर्म के. लास्ट, प्री बोर्ड एग्जामिनेशन. लगभग हर स्कूल में प्री बोर्ड एग्जामिनेशन कंडक्ट हुए थे कि कहीं 1 हुए, कहीं 2 हुए, कहीं 3 हुए. सो जितने भी आपने करे हैं प्री बोर्ड एग्जामिनेशन कंडक्ट, उनके 40 मार्क्स में से आपने मार्क्स लगाने हैं प्री बोर्ड एग्ज़ाम का. सो 10 + 30 + 40 80 मार्क्स आपके ऐसे कंप्लीट होंगे जो आपके इन प्लेस ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन हमने अब मार्क्स लगाने हैं. ठीक है. नाउ इसमें भी पूरा एक्सप्लेन करा गया है कि अगर आपने कितने टेस्ट लिए हैं तो कैसे आपने एवरेज लगानी है या नहीं, वो मैंने आपको वैसे बता दिया. मैं फिर भी रीड कर देती हूँ. इन केस द स्कूल्स हैव कंडक्टेड मोर देन 1 टेस्ट. ठीक है. अगर आपने मोर देन 1 प्री बोर्ड लिया है, मोर देन 1 यूटी लिया है, तो जो रिजल्ट कमेटी बनेगी स्कूल की, दे में फिक्स द वेटेज टू बी गिवन टू ईच टेस्ट. ठीक है. और कितनी वेटेज देनी है वो रिजल्ट कमेटी डिसाइड कर ले. फॉर एग्जांपल, अगर आपने 2 प्री बोर्ड लिए हैं तो आपने दोनों को 20-20 वेटेज दे दी और फिर आपने बना लिया उसको 40 मार्क्स का. ठीक है ना. ऐसे ही अगर आपने 2 यूटी लिए हैं तो उनको आपने वेटेज दे दी 5-5 और फिर आपने 10 मार्क्स का यूटी में से नंबर लगा दिया. ये तो बोर्ड आपके रिजल्ट कमेटी पे डिपेंड करेगा. तो इफ़ अ स्कूल हैज़ कंडक्टेड 2 or 3 प्री बोर्ड, दे मे डिसाइड टू टेक एन एवरेज ऑफ द 3 एग्जाम्स. तो एवरेज लेनी है आपने. ठीक है. आगे चलते हैं. There are some schools where 1 or more of the above 3 categories of test and exam have not been conducted. Further, there may be differences in the terms of the mode of conduct of exam, online or offline. Also, it is possible that some of the students may not have appeared in any or some of the examination conducted by school. अगर आपके स्कूल में कोई ऐसे भी बच्चे होंगे जिन्होंने बिल्कुल भी कोई भी एग्ज़ाम शायद नहीं अपीयर किया हो, उसमें टेस्ट नहीं लिया हो, है ना, हो सकता है. सो उसके लिए भी CBSE ने क्या बोला है, इन ऑल द अबव केसेस, इन सब केसेस में द रिजल्ट कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द स्कूल विल हैव टू एड्रेस दीज चैलेंजेस बेस्ड ऑन द एनालिसिस एंड स्टडी ऑफ द सिचुएशन प्रिवेलिंग इन द स्कूल एंड देयर आफ्टर ड्रॉ अप अ क्राइटेरियन फॉर द असेसमेंट ऑफ 80 मार्क्स. तो स्कूल रिजल्ट कमेटी डिसाइड करेगी कि कैसे वो 80 मार्क्स तक पहुँचेंगे इन सब चैलेंजेस के बावजूद. The aim should be to cover as broad a range of assessment objectives as possible. ठीक है ना. मतलब कि जितने भी आप ज़्यादा असेसमेंट आप ले सकते हो, जितने आपने लिए हैं उन सबको इंक्लूड कर लो इस 80 मार्क्स में, सो दैट स्टूडेंट्स का बेनिफिट हो. ठीक है. नाउ द रैशनल फॉर द क्राइटेरिया शुड बी वेल थॉट आउट, ऑब्जेक्टिव एंड शुड बी डॉक्यूमेंटेड इन द फॉर्म ऑफ रैशनल डॉक्यूमेंट explaining in detail how the school assessed marks have been determined out of 80 in these cases. Now, what are the cases where all the 3 categories
ऑफ टेस्ट एग्ज़ाम्स हैव नॉट बीन कंडक्टेड बाय द स्कूल। तो इस केस में स्कूल ने कैसे अपना रिजल्ट बनाया, आपको डॉक्यूमेंट करना है वो, ठीक है। ये दिस इज़ कॉल्ड दिस रैशनल डॉक्यूमेंट। तो आपने ये डॉक्यूमेंट करना है इसको, ठीक है। फिर in cases where students have not appeared in any or some of the test exam category selected for the assessment, तो इन केसेस में आपको वो डिसीजन जो भी हैं वो लिखने हैं, रिज़ल्ट कमेटी को लिखने हैं और रिकॉर्ड करने हैं डिसीजंस इन राइटिंग विद द रीजंस इन द रैशनल डॉक्यूमेंट। आपने वो पूरा डॉक्यूमेंट भी सबमिट करना होगा CBSE को इन दैट केस, ठीक है। तो रिज़ल्ट कमेटी का ये काम है, ठीक है। नेक्स्ट, असेसमेंट स्टैंडर्डाइजेशन। नाउ व्हाट इज़ दिस, कि कैसे स्टैंडर्डाइज्ड असेसमेंट हो, ठीक है। स्कूल लेवल पे आपके मार्क्स लग रहे हैं, सो दे विल स्ट्रिक्टली नॉट बी कंपेरेबल अक्रॉस स्कूल्स ड्यू टू द वेरिएशन इन द क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन पेपर्स। तो ऑब्वियसली देयरफॉर टू इंश्योर स्टैंडर्डाइजेशन ईच स्कूल विल हैव टू इंटरनली मॉडरेट द मार्क्स to account for the school level variations by using a reliable reference standard. Now what is this reference standard? This is what I was telling you कि आपने ये कैसे करना है। अपने जो स्कूल है उसके पहले हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस जो रही है स्कूल की क्लास 10th बोर्ड में, मतलब कि पिछले सालों में जो क्लास 10th बोर्ड की आपकी परफॉर्मेंस रही है उसी हिसाब से आपका रिज़ल्ट बनना चाहिए। ये ना हो पहले आपका रहता था 50% 60% और एकदम से आप उसको 100% रिज़ल्ट दिखा दें। दिस विल नॉट बी एक्सेप्टेबल बाय द बोर्ड। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इफ़ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपने ये कैसे बनाना है अपना रिज़ल्ट, ठीक है। तो पहला पॉइंट बहुत ध्यान से सुनिएगा इसको। historical performance of school in terms of best overall performance in the previous 3 years board examination will be taken as the reference for moderating the marks assessed by the school for 2021। तो पिछले 3 साल के बोर्ड एग्ज़ाम का आपका रिज़ल्ट कैसा रहा वो आपको देखकर उस हिसाब से रिज़ल्ट बनाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक स्कूल में अगर ओवरऑल एवरेज ऑफ स्टूडेंट्स 2017-18 में 72% थी, 18-19 में 74 थी और 19-20 में 71 थी, तो द स्कूल विल यूज़ द सब्जेक्ट वाइज एवरेज ऑफ 2018-19। क्यों? क्योंकि 2018-19 में सबसे अच्छा रिजल्ट था स्कूल का। तो हमने इस एवरेज को लेकर 74% की एवरेज को लेकर सब्जेक्ट वाइज एवरेज बच्चों की लगानी है, विच आर द हाइएस्ट फॉर मॉडरेशन। समझ रहे हैं आप? आपको हाईएस्ट जो आपका रिज़ल्ट रहा है लास्ट 3 सालों में क्लास 10th का, उस हिसाब से अपना इस बारी भी सब्जेक्ट वाइज रिज़ल्ट बनाना है, उसी के आसपास। सो दिस सिलेक्टेड ईयर, ओके, जो आपने रेफरेंस ईयर लिया है, दिस सिलेक्टेड ईयर विल बी द रेफरेंस ईयर फॉर द स्कूल। तो इसको आधार बनाकर आपने अपना रिजल्ट बनाना है। For each subject, the school will have to follow a broad distribution of marks, which will be based on the performance of the reference year by that school in that subject। तो उसी रेफरेंस से आपने हर सब्जेक्ट के अपने मार्क्स जो हैं वैसे लगाने हैं, ठीक है ना, कि उस रेफरेंस ईयर में उस सब्जेक्ट की कैसा रहा था रिजल्ट बच्चों का, उस हिसाब से आपने मार्क्स लगाने हैं। सब्जेक्ट वाइज मार्क्स असेस्ड बाय द स्कूल फॉर 2021 शुड बी विद इन अ रेंज ऑफ प्लस और -2 मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्कूल इन द सब्जेक्ट इन द रेफरेंस ईयर। मतलब कि अगर उस रेफरेंस ईयर में, जैसे कि अभी बात करी हमने, 74% आए थे, है ना, तो आपका जो रिज़ल्ट है वो 74 का +2 मतलब 76% आ सकता है इस बारी, या -2 72% हो सकता है। लेकिन इससे ज़्यादा गैप नहीं देना है आपने, ठीक है। Overall average marks for the school assessed in 2021 for all the 5 main subjects should not exceed the overall average marks obtained by the school in the reference years। तो वही बात है, ये आपको अपना रेफरेंस ईयर को ध्यान में रख के रिज़ल्ट बनाना है, बहुत ही ध्यान से। In case data for a school for only 2 years is available, then the best performance out of the 2 years will be taken, and in case data is available for only 1 year, the same will be taken। तो मतलब हो सकता है किसी स्कूल में 10th क्लास जो सिर्फ अभी 2 ही साल बच्चे अपीयर हुए हैं बोर्ड एग्जाम में, तो वो 2 साल का अपने लेंगे बेस्ट परफॉर्मेंस जब भी थी, दोनों में से कोई एक, ठीक है, उसको मतलब रेफरेंस ईयर बनाएंगे। नेक्स्ट, marks obtained by the students of the school in the subject in a previous board examination have been taken for the purpose of internal moderation
as this is based on own performance of the school and thus a reasonably reliable, unbiased and fair reference standard. तो वो क्यों बोल रहे हैं कि हमने इसको एज अ फेयर रेफरेंस स्टैंडर्ड लिया है, क्योंकि ये इंटरनल मॉडरेशन के साथ ही कर रहे हैं वो, क्योंकि बच्चों की ही परफॉर्मेंस पे बेस्ड है ये एंड स्कूल की परफॉर्मेंस पे बेस्ड है ये, ठीक है ना. इसीलिए प्रीवियस ईयर का उन्होंने रेफरेंस स्टैंडर्ड बना दिया है इस बारी. नेक्स्ट है आपका, in schools where the students are appearing in the class 10 board exam for the first time, hence have no historical data available, the board will provide the details for the district, state and national averages of last 2 years performance in the board exams and the best performance in terms of overall average score from among the district, national and state averages. तो रेफरेंस ईयर उन स्कूल्स के लिए बोर्ड प्रोवाइड करेगा जिनके स्कूल के बच्चे फर्स्ट टाइम बोर्ड एग्ज़ाम के लिए अपीयर होने वाले थे और हो नहीं पाए. तो आपको जो हिस्टोरिकल डेटा है वो आपके डिस्ट्रिक्ट या स्टेट का नेशनल एवरेज का वो बोर्ड आपको प्रोवाइड करेगा. ठीक है, आगे चलते हैं. The broad distribution of marks obtained by the students of the school in the specific year subject wise will be made available to the school by the board in their login account. नेक्स्ट 3 में दिखेगा ये, लॉगिन अकाउंट में स्कूल्स को दिख जाएगा कि आपके जो मार्क्स थे सब्जेक्ट वाइज, ईयर वाइज क्या थे पिछले 3 सालों के, वो आपको CBSE के लॉगिन अकाउंट पे मिल जाएगा. ठीक है, जो भी स्कूल का है ये स्कूल एक्सेस कर सकता है इसको. Once the result committee finalizes the marks on the basis of test exams, it has to ensure that the marks of students are aligned with the broad distribution of marks provided by the board. तो आपको बहुत ध्यान से इस हिसाब से अपने मार्क्स लगाने हैं, तो रिजल्ट कमेटी को ये ध्यान देना है. Next, to facilitate this and make it easy for schools, CBSE will prepare an online system in which school can enter the marks and check whether the marks allocated are in conformity with the historical distribution. तो मतलब साइड बाय साइड उनको लास्ट 3 ईयर्स के भी मार्क्स दिखते रहेंगे सब्जेक्ट वाइज, और उसके बाद हम जब एंटर करेंगे, स्कूल जब एंटर करेंगे ऑनलाइन अपने इस साल के मार्क्स, तो आपको दिख जाएगा कि इफ़ देर इज़ अ मिसमैच, रिजल्ट कमेटी विल हैव टू रिवाइज द मार्क्स एज द केस में बी, as per a consistent and objective criteria which should also be documented in the rationale document. ठीक है, तो अगर कोई मिसमैच होता है तो आप उसको चेंज करना पड़ेगा रिजल्ट कमेटी को मार्क्स को. ठीक है, नेक्स्ट, इन केस ड्यू टू द स्क्यूनेस ऑफ द रिजल्ट्स, द रिजल्ट कमेटी finds itself unable to fit the marks in the distribution given, it may decide to give weightage to the students' performance in class 9 and or other periodic evaluation including project based assessments which are an objective measure of the academic performance of the students. तो अगर आपको कहीं पे भी लगता है कि रिज़ल्ट जो है हो सकता है बहुत ज़्यादा उसमें स्टीप डिक्लाइन या फिर आप देख रहे हैं कि बहुत इम्प्रूव हो रहा है, तो आपको क्या करना है, स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस आप क्लास 9 के बेस पर देख सकते हो कि कैसी रही है उस पर्टिकुलर स्टूडेंट की या उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में स्टूडेंट्स की, और जो आपकी पीरियोडिक इवैल्यूएशन आपने करे हैं इन प्रोजेक्ट बेस्ड असेसमेंट में, उस हिसाब से फिर आप अपने मार्क्स लगाओ, लेकिन यू हैव टू डॉक्यूमेंट दैट इन द रैशनल डॉक्यूमेंट. ठीक है. The second reference for moderation will be the average marks for the school in the board examination of the reference year. तो सेकेंड रेफरेंस जो है वो ये है कि स्कूल का जो एवरेज मार्क्स रहे हैं बोर्ड एग्जामिनेशन के, वो हमने रेफरेंस मार्क्स एवरेज लेकर चलने हैं. ठीक है. एज स्टेटेड अर्लियर, द सब्जेक्ट वाइज मार्क्स assessed by the school in 2021 should be within a range of plus or minus 2 for the subject in the reference year. However, the average marks in 2021 for all the 5 main subjects taken together should not exceed the average marks in the reference year. For example, if average marks obtained in maths and science was 62 and 66 in the reference year, for example reference years हैं यहाँ पे 2018-19 में जो स्कूल का अच्छा रिजल्ट रहा था उस टाइम को ले लेते हैं. ठीक है, तो उसमें मैथ्स और साइंस में इतने नंबर आए थे. The average in mathematics assessed for 2021 should be in the range of 62 plus minus 2. ठीक है, तो 60 से 64 के बीच में होने चाहिए, एंड साइंस के लिए 64 से 68 के बीच में होने चाहिए. समझ गए आप, +2 -2 ऐसे होने चाहिए. While subject wise variation is allowed, the average for the main five subjects should not exceed that of the reference year. That is, if it was 65 marks, then average assessed marks for all the 5 subjects taken together in 2021
शुड नॉट एक्सीड 65 मार्क्स। तो एवरेज जो है वो 5 मेन सब्जेक्ट्स की सेम रखनी है। इट शुड नॉट एक्सीड दैट रेफरेंस ईयर। 2018-19 में अगर 65 मार्क्स की एवरेज रही है 5 सब्जेक्ट की, आपकी 2021 में भी आपने वही आपको लेनी होगी। ठीक है, रेफरेंस ईयर को अपना मापदंड बनाना है। नेक्स्ट, both these checks will be available in the online system, and once the uploaded school based assessment marks are consistent with the board's policy and directives, the school will be able to finalize the marks on the board's portal. In case marks are not consistent with the board's policy, schools will not be able to upload marks on the board's portal. तो पहले के सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए, रेफरेंस ईयर को ध्यान में रखते हुए, अगर आपने अपने नंबर भरे तभी आप अपने बोर्ड के पोर्टल पे ये नंबर चढ़ा पाएंगे, फाइनलाइज कर पाएंगे, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट वही बोल रहे हैं इस वाले पॉइंट में दैट बहुत ही फेयर तरीके से हो सब कुछ, इसलिए वो ये सब चीज़ें कर रहे हैं, इंटरनल असेसमेंट वगैरह को सबको ध्यान में रखते हुए बना रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आता है आपका पॉइंट सेफ कीपिंग ऑफ रिकॉर्ड्स का। ऑल द स्कूल्स विल सील द रिकॉर्ड्स ऑफ द स्टूडेंट्स अलॉन्ग विद द रैशनल डॉक्यूमेंट under the signature of all the members of the committee, and these should be kept in safe custody of the principal of the school for subsequent verification. So this is for the result committee. आपको जो सारा रिकॉर्ड आप बना के भेजेंगे उसमें आप सबके साइन होंगे जो मेंबर्स हैं कमेटी के, और प्रिंसिपल को उनकी एक कॉपी अपने पास ज़रूर रखनी है फॉर सब्सिक्वेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, कि आप कैसे इस रिज़ल्ट पे पहुँचे, जो आप ऑनलाइन जो चढ़ाया आपने रिज़ल्ट, कैसे आप यहाँ पे अराइव करें, वो सारे डॉक्यूमेंटेशन प्रिंसिपल के पास अवेलेबल होनी चाहिए। नाउ रिगार्डिंग द वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स बाय CBSE, कैसे होगा ये रिकॉर्ड्स का। CBSE में डिप्यूट अ टीम टू वेरीफाई द डॉक्यूमेंट्स एंड द प्रोसेस ऑफ एलोकेटिंग मार्क्स अपलोडेड टू इंश्योर द करेक्टनेस ऑफ द सेम। तो CBSE कोई टीम बना सकती है। A check on the basis of data uploaded by each school will also be done by CBSE, and all the schools identified based on the data analysis would be asked to submit their record to the regional office concerned, and these documents will be verified by a team of experts deputed by CBSE. This is going to be a very serious task for the result committee to make sure that they have the documentation ready and very handy, because there can be a team which can be deputed by CBSE, and you might have to send your data, your record to the regional office. तो CBSE आपका जो रिकॉर्ड है वो चेक कर सकती है कि आपने अगर अपने स्कूल का रिज़ल्ट दिया है कि 99% बच्चे पास हो रहे हैं, इतने नंबर आ रहे हैं इन सब्जेक्ट्स में, तो आपको हर एक बच्चे का जो डॉक्यूमेंटेशन है वो होना चाहिए कि उसके इतने टेस्ट में इतने नंबर आए थे, फाइल में आपने इतने नंबर दिए हैं, और उस हिसाब से आपने ये मार्क्स लगाए हैं। समझ रहे हैं आप, 20 मार्क्स का भी असेसमेंट, 80 मार्क्स का भी असेसमेंट कंप्लीट होना चाहिए विद डॉक्यूमेंट्स। If what happens in case where the school deliberately indulges in practices that are not consistent with fair, unbiased and objective practices of assessment, CBSE reserves the right to start disaffiliating proceedings or impose financial penalty against the school. Yeah, they can decide not to declare the result of class 10 for the school till the time it is not in conformity with the board's policy. तो रिज़ल्ट को बहुत ही फेयरनेस से बनाना है और उसमें कोई भी मैल प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए, बहुत ही फेयर तरीके से बनाना है रिज़ल्ट। तो रिज़ल्ट कमेटी को इस चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। Data once uploaded will be final. Data of both internal and external assessment once filled by the school shall be considered final. No request for correction of marks because of wrong entry or mistake of any sort will be allowed. Hence, due care should be taken while uploading all marks on part of the school. So, एक बारी रिज़ल्ट जो आपने चढ़ा दिया CBSE के पोर्टल पे, उसके बाद आप इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। दैट विल बी द फाइनल थिंग, एंड दे विल नॉट एंटरटेन एनी रिक्वेस्ट फॉर करेक्शन ऑफ मार्क्स।
If any candidate has not appeared in any of the assessment conducted by school, the school may conduct an offline, online or a telephonic one-to-one assessment and record the documentary evidence to certify the recommendation. The student may be assessed objectively on that basis by the school out of maximum marks of each subject. कोई ऐसा बच्चा है जिसका आपने अभी तक कोई इंटरनल असेसमेंट रह गया हो, उसका कोई मिड टर्म रह गया हो, तो उससे आप टेलीफोनिकली या ऑफलाइन टेस्ट तो वैसे पॉसिबल नहीं है, ऑनलाइन मोड से आप उसकी जो भी असेसमेंट ले सकते हैं वो ले लीजिए. अभी भी टाइम है, उसके लिए भी डेट दी है बोर्ड ने, बट डोंट वेट फॉर द डेट, स्टार्ट इट राइट अवे. कल से ही अगर आपका कोई बच्चा है जिसने किसी भी सब्जेक्ट में नहीं दिया है अपना कोई पेपर, तो आप उसको अभी ले लीजिए उसका असेसमेंट एंड कीप द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस विद यू कि आपने उसका टेस्ट ले लिया है. नेक्स्ट, if any student with benchmark disability has not appeared in any of the assessments conducted by the school may consider other activities such as portfolio presentation, project quiz, oral test, etc., which are done by such candidates during the session for assessment in place of offline online assessment and record documentary evidence in such case. So in such case, if it wasn't possible for any kind of assessment offline or online, then you may document evidence on the basis of their internal assessment. ठीक है. Next, result of more than 5 subjects. In case a student has offered different subjects other than 5 major ones, that is painting, music, etc., then mean marks of the best 3 subjects out of maximum allotted marks after conversion, ठीक है, may be awarded in these subjects. While calculating the marks, maximum marks being allotted to the subject be kept in mind. Details of maximum marks can be seen at this link. So you can look at this link. If there is any student जिसने more than 5 subjects ऑफ लिए हुए होंगे, आप इस बारी बोर्ड में 6 सब्जेक्ट ले लेते हैं कई बारी बच्चे, तो उनका रिजल्ट आप कैसे बनाएंगे उसके लिए आप इस लिंक पे जाके देख सकते हैं. A very very important point, CBSE will compute the result based on the uploaded theory and internal assessment marks, and at the time of computation of result, board's policy of awarding grace marks will also be applied to those candidates who do not meet the qualifying criteria. So this is a very good thing कि internal और आपके theory marks जब बोर्ड पे हम डाल देंगे, स्कूल्स डाल देंगे जब मार्क्स, उसके बावजूद अगर कोई ऐसा बच्चा है जो क्वालिफाई नहीं करता है, पास नहीं हो पा रहा है, तो जो ग्रेस मार्क्स का क्राइटेरिया है CBSE का बोर्ड का, वो अप्लाई होगा, और ग्रेस मार्क्स से वो बच्चा अगर पास हो रहा होगा तो वो ज़रूर पास हो जाएगा. सो दैट इज़ अ गुड थिंग. In case after application of grace marks policy by the board, any student is not able to meet the qualifying criterion, she will be placed in essential repeat or compartment category. तो compartment category में ऐसे बच्चे हो जाएंगे जो grace marks के बाद भी पास नहीं हो पा रहे या next class में नहीं जा पाएंगे. Conduct of compartment exam. After the declaration of results, school will conduct an objective type offline or online compartment exam based on the sample question papers provided by CBSE, and after the assessment, school will upload the marks on CBSE portal for declaration of result. तो compartment exam भी school level पर ही होगा अगर किसी बच्चे की compartment category में नाम आता है तो. Next point, in case student is not able to meet the qualifying criteria, she may be allowed to continue in class 11 till the declaration of result of compartment. तो अगर पास होने किसी का कंपार्टमेंट का रिज़ल्ट अभी ड्यू है आना, लेकिन फिर भी वो क्लास 11 में कंटिन्यू बच्चा कर सकता है. An assessment has been done by schools and answer books have been handed over to the students by the school. This process of verification of marks, providing photocopy, re-evaluation will not be applicable for this session. तो पहले जैसे आपको पेपर कभी दिखा देते थे या कभी आप बच्चे CBSE का जब एग्ज़ाम होता था तो री-इवैल्यूएट करवा लेते थे शीट्स, इस साल वो नहीं होगा. Next, very important point for the students who opt for mathematics. In continuation of this circular, you can read this on this link. Exemption has again been extended to permit mathematics 01 in class 11 if a student has offered mathematics basics, that is the code 241, in class 10. All other condition as stipulated in above said circular will remain same. तो आप मैथ्स भी ऑप्ट कर सकते हो अगर किसी बच्चे के पास बेसिक मैथमेटिक्स रही है क्लास 10th में इस साल, ठीक है.
तो ये आप सर्कुलर लिंक जो है ये देख सकते हैं खोल के, इफ़ यू वांट टू ऑप्ट फॉर मैथमेटिक्स इन क्लास 11, आपकी डिटेल के लिए है। लेकिन एक ये अच्छी बात है कि आपको मैथ्स मिल जाएगी इवन इफ़ यू हैड मैथमेटिक्स बेसिक, ठीक है। नेक्स्ट, the timelines given are to be adhered to by the schools for the purpose of compilation and declaration of results which can be seen at annexure 4। अभी देखते हैं हम जल्दी से, टाइमलाइन दी है बोर्ड ने, किस हिसाब से आपने क्या क्या करना है स्टेप बाय स्टेप स्कूल्स के लिए, ठीक है। तो आपको रिजल्ट विद इन दैट टाइम लिमिट रेडी कर लेना है। ओके, सीबीएसई क्या करेगा अब हमें हेल्प करने के लिए स्कूल्स को। नंबर 1, दे विल ऑर्गेनाइज वेबिनार्स टू एक्सप्लेन द पॉलिसी इन डिटेल। शेड्यूल विल बी कम्युनिकेटेड सून। Frequently asked question will be uploaded on the website. CBSE will provide an online details of school-wise reference year marks as well as a provision to confirm whether the assessment is as per board's policy. So this is very important. In case of any observation or clarification, school may send their queries to their city coordinator, and common queries will be sent by city coordinator to the CBSE on this email ID. You can note it down. And CBSE will reply to all the queries in frequently asked question, ठीक है। एंड सिटी कोऑर्डिनेटर्स विल कीप इन टच with the schools and inform them about the email ID on which schools will communicate with them. So you can note down this email ID, city coordinators of CBSE के लिए, ठीक है। Next, this is also important for the students. As per the scheme of studies of the board, students are allowed to offer any combination of subjects without any streaming. Hence, schools should also follow the same, ठीक है। आप स्टूडेंट्स जो हैं वो दे आर अलाउड टू ऑफर एनी कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स विदाउट एनी स्ट्रीमिंग। तो आप कोई भी स्ट्रीम के कोई भी कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स ऑप्ट कर सकते हैं, ठीक है, प्रोवाइडेड वो आपके स्कूल में अवेलेबल हैं, ठीक है। फॉर प्राइवेट पत्राचार्य एंड सेकेंड चांस कंपार्टमेंट कैंडिडेट्स अ सेपरेट स्कीम फॉर असेसमेंट विल बी अनाउंस्ड सून। तो आपके लिए असेसमेंट स्कीम जो है वो अभी अनाउंस की जाएगी, ठीक है। Read this circular very very carefully and follow the procedure outlined diligently within the prescribed schedule. So this is by our controller of examination, Dr. Sayam Bhardwaj. You have to be very very careful in preparing the result. And now these are the rules for the constitution of committee and the roles and responsibilities जो मैंने आपको समझा दिया था, ठीक है। आप इसको डिटेल में आराम से पढ़ सकते हैं, मैं आपको बता चुकी हूँ वैसे, बट इसके कुछ कुछ चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि जो कमेटी बनेगी, ठीक है। नंबर 1, जो टीचर्स क्लास 10th को पढ़ा रहे होंगे नेबरिंग स्कूल में एंड एफिलिएटेड होनी चाहिए सीबीएसई से। नंबर 2, नो इंटरचेंज ऑफ टीचर्स एज कमेटी मेंबर्स बिटवीन 2 स्कूल्स, नहीं होगा ये। टीचर्स शुड नॉट बी फ्रॉम द सेम मैनेजमेंट स्कूल। टीचर्स शुड नॉट बी फ्रॉम द स्कूल वेयर द प्रिंसिपल इज़ द को ऑप्टेड मेंबर इन द मैनेजमेंट स्कूल कमेटी। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। एनी अदर रिलेशनशिप विच में इन्फ्लुएंस द रिजल्ट ऑफ स्कूल या स्टूडेंट, वो भी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। वार्ड्स ऑफ द कमेटी मेंबर शुड नॉट बी अपेयरिंग फ्रॉम द सेम स्कूल। आपके बच्चे नहीं होने चाहिए उस स्कूल में जिनका 10th का बोर्ड एग्जाम हो रहा है, ठीक है ना। यू शुड नॉट बी मेंबर ऑफ दैट कमिटी। सीबीएसई में ऑल्सो अपॉइंट 2 एक्सटर्नल मेंबर्स इन द कमेटी। तो ये सीबीएसई के पास ये भी एक उनका ये राइट है, वो ये भी कर सकते हैं, 2 एक्सटर्नल मेंबर्स कमेटी के अपॉइंट कर सकते हैं। अब क्या है रोल ऑफ द कमेटी, रिजल्ट कमेटी। नंबर 1 इज़ टू डिलीवर फेयर एंड अनबायस्ड रिजल्ट। किसी भी बच्चे का कोई भी रिजल्ट जो है वो अनफेयर नहीं होना चाहिए। दे कैन जस्टिफाई इट्स रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ओनली व्हेन द मेंबर्स आर वेल एक्वेंटेड विद द पॉलिसी। तो बहुत ध्यान से इसको पढ़ना है, डिटेल्स को पढ़ना है खुद, ठीक है। एंड डिस्कशन होनी चाहिए, कॉमन अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कमेटी मेंबर्स के बीच में। Fair committee may discuss with another committee also in case there is a need. Once a committee is well acquainted with the policy, they will take the stock of the ground realities in the school and frame the rationale for assessment. Thereafter, they may finalize the plan for completion of the task. Committee can make its own schedule based on the schedule provided by CBSE. So you don't have to wait for the last date. You can go ahead and do it. But ये है कि जब साइट पे कुछ लिंक्स जब उन्होंने खोलने हैं, कुछ ओपन करने हैं, उससे पहले आप अपना रिजल्ट रेडी रख सकते हो।
In case required, opinion of other subject teachers may also be obtained. Everyday proceeding should be recorded in rational document by the committee. आपके documentation होनी चाहिए हर चीज़ की, जो भी आप decision ले रहे हैं और कैसे करेंगे. They will keep all the proceedings confidential. किसी को बताना नहीं है, आपने confidential रखना है, किसी के साथ share नहीं करना है. Chairperson of the committee will provide entire necessary infrastructure, assistance and make arrangements for correct uploading of data. External committee members will also be acting as a public representative to ensure that fair result is being prepared. ठीक है, and they will also actively participate in these activities and decisions. तो फेयर एंड अनबायस्ड रिज़ल्ट बनाना है बच्चों के लिए, और ये सारा रैशनल डॉक्यूमेंट है जिसमें स्कूल डिटेल्स हैं, टेस्ट एग्ज़ाम कंडक्टेड हैं और सारी वेटेज इसमें दी गई है. यू कैन सी ABC, मोर देन वन टेस्ट है तो वो कौन सा है, ठीक है, एवरेज उनकी, सब कुछ लिखा है. अगर आपने नहीं करा है कंडक्ट ऑल 3 तो यहाँ पे बताना है आपने स्कूल्स को. इन केस स्टूडेंट हैज़ नॉट टेकन ऑल द एग्ज़ाम्स तो वहाँ पे ये उसके बारे में यहाँ लिखना है आपने. F में है इन केस स्कूल असेसमेंट डज नॉट मीट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स एंड एवरेज प्रोवाइड बाय बोर्ड फॉर अ सब्जेक्ट, देन यहाँ पे आपने इसको इंडिकेट करना है. फिर फाइनल मीटिंग जो रिज़ल्ट कमेटी की होती है वो आपने यहाँ पे लिखना है. एंड उसके बाद यहाँ पे सर्टिफाई करना है बोर्ड अपने कमेटी मेंबर्स को. ट्रांसपेरेंट तरीके से आपने इस रिज़ल्ट को बनाया है, बिल्कुल बोर्ड की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, और आपके नाम और सिग्नेचर होंगे यहाँ पे इंटरनल और एक्सटर्नल कमेटी मेंबर्स के. और ये पूरा एक्सप्लेन किया गया है हाउ इट हैज़ टू डू इट. देखिए यहाँ पे सारा डिटेल दी हुई है. ठीक है, सो जस्ट गो थ्रू दिस. सो दिस इज़ द शेड्यूल. रिज़ल्ट कमेटी 5 मई तक बन जानी चाहिए. सब्जेक्ट वाइज स्कूल वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स जो है वो 10 मई तक होना चाहिए. फाइनलाइजेशन होना चाहिए रैशनल डॉक्यूमेंट का 10 मई तक. असेसमेंट अगर आपने किसी बच्चे की लेनी है, ड्यू है 15 मई तक, ले लीजिए. पोर्टल जो है वो मार्क्स अपलोडिंग के लिए 20 मई को ओपन हो जाएगा. रिज़ल्ट फाइनलाइजेशन 25 मई को. चेकिंग एंड मॉडरेशन ऑफ मार्क्स जो आपने चेक करना है कि ठीक से लगे हैं मार्क्स अकॉर्डिंग टू योर रेफरेंस ईयर, 28 मई तक कर लेना आपने. CBSE को 5 जून को आपको सबमिट करने हैं मार्क्स. इंटरनल असेसमेंट जो है वो 11 जून तक आपको भरने हैं, और डिक्लेरेशन ऑफ रिज़ल्ट बाय CBSE होगा 20 जून को. स्कूल शुड नॉट वेट फॉर द लास्ट डेट टू कंप्लीट एन एक्टिविटी. ठीक है, आप बिल्कुल वेट ना करें, आप पहले भी कर सकते हैं ये सारी चीज़ें, स्टार्ट कर सकते हैं. अपनी रिज़ल्ट कमेटी बना लीजिए एंड स्टार्ट विद दिस. सो दिस वाज ऑल अबाउट द सर्कुलर. मैंने पूरा डिटेल में आपको समझा दिया है. आई होप आई वाज एबल टू मेक ब्रिंग इन सम क्लैरिटी. आपको थोड़ा समझ में आया होगा कि कैसे करना है. एंड नाउ इट्स अप टू यू एंड योर स्कूल, द टीचर्स हु विल बी फॉर्मिंग द रिज़ल्ट कमेटी, वो कैसे इस रिज़ल्ट को बनाते हैं. एंड ऑल द बेस्ट टू क्लास 10 स्टूडेंट्स. बेटा बिल्कुल मत घबराना. आई होप यू विल ऑल गेट गुड न्यूज़ एज सून एज द रिज़ल्ट इज़ अनाउंस्ड ऑन 20 जून. तो आप सब अब वेट करो और अपनी 11th क्लास में जो भी सब्जेक्ट चूज़ करने हैं उसके लिए माइंड मेकअप कर लो. सो it was a very lengthy circular and I tried to explain to you each and every point in detail. So I'll see you next time. Do subscribe to my channel. मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मैं आगे जो भी कोई लेटेस्ट न्यूज़ आती है, ये सर्कुलर आएगा, मैं बिल्कुल आपको ज़रूर शेयर करूँगी अपने यूट्यूब चैनल पर. ओके, thank you so much for watching this video. Like this video and do share it with your friends, your teachers, your colleagues. उनको भी ताकि इसकी क्लैरिटी मिल जाए, क्योंकि दिस इज़ समथिंग वेरी न्यू फॉर ऑल ऑफ अस. पहली बार ऐसा होगा कि बोर्ड एग्ज़ाम आपका रिज़ल्ट जो है वो स्कूल्स में ऐसे बन रहा है. सो ऑल द बेस्ट टू ऑल द टीचर्स, all my colleagues, all my friends जो भी बनाएंगे रिज़ल्ट, and all the best to the students who are eagerly waiting for their results. This is Monica ma'am saying bye bye. Take care of yourself.